अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और राज्य के विकास को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा 2024 को लेकर मीटिंग होगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होनी है। पर्यटन मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और मीटिंग में यात्रा से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो 11 बजे मीटिंग होनी है और मीटिंग में मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे और साथ ही मीटिंग में यात्रा से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा 2024 को लेकर बैठक होनी है। यात्रा की तैयारियां किस तरह की जाएंगी इस बार और साथ ही लोगों को सुविधा मिल सके, यात्रा और ज्यादा आसान हो सके, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं देहरादून से संवाददाता। दीपांकर, आज बैठक होनी है। चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। हालांकि 2023 में भी हमने देखा कि पहले के मुकाबले यात्रा और ज्यादा आसान हुई है। अब आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की एक सबसे बड़ा, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं, एक कार्यक्रम होता है, एक प्रोग्राम होता है जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, जिसको सफलतापूर्वक यहाँ पर करना। तो अब इस साल 2024 में अभी तारीखें घोषित नहीं हुई है। वसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय होगी और उससे पहले ही सभी कपाट खुलते हैं। तो उससे पहले 2024 में क्या कुछ तैयारियां की जानी है अगले 3-4 महीनों में, आज खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ये बैठक लेने वाले हैं 11 बजे से सचिवालय में, जिसमें कई अफसर भी मौजूद रहेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट है, जहां जहां से यात्रा होकर गुजरती है। पिछले साल की बात करें तो 50 लाख को इस नंबर ने क्रॉस किया था चारों धामों में। केदारनाथ में बहुत ज्यादा यात्री आए थे। हमने जिस तरह देखा 2013 का लगातार यात्रा में यात्रियों का नंबर बढ़ा है। बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे, 20 लाख तक। तो इस साल की तैयारियां किस तरीके से की जाए, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि यात्री यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं देश भर से, लेकिन उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर की जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग है उस पर रोकथाम करना, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इस साल भी रहेंगे। और क्योंकि इलेक्शन होना है तो इस दौरान और व्यवस्थाएं, इलेक्शन के साथ साथ चारधाम यात्रा की व्यवस्था में किस तरीके से पूरी तैयारियां समय पर कर ली जाएं, उसको लेकर आज पहली बैठक होने जा रही है। जी, तो ये पहली बैठक और बेहद खास मानी जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, देहरादून से मिल रही है। अयोध्या राम मंदिर उत्सव से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य सरकार पवलगढ़ कन्वेंशन रिजर्व का नाम बदलेगी और माता सीता के नाम पर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व होगा इसका नाम। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में है सीतामढ़ी मंदिर और पुरातत्व विभाग के अधीन है सीतामढ़ी मंदिर। तो शासन ने वन विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन घोषणा हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब नाम में बदलाव किया जाएगा और यहां पर नाम बदलाव को लेकर माना जा रहा है कि 22 तारीख को घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अयोध्या जगमगा रही है, लेकिन उसका जो असर है वो उत्तराखंड पर भी साफ देखा जा रहा है। अब नाम परिवर्तन को लेकर भी जानकारी मिल रही है, जानकारी ये भी कि 22 तारीख को घोषणा हो सकती है। और कैसी जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमनदीप, और इन दिनों पूरा उत्तराखंड भी राममय हुआ बैठा है। जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, ये रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ कंजर्वेशन एरिया है।
कोसी नदी के एक ओर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है तो दूसरी ओर पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसकी राज्य सरकार ने 2012 में स्थापना की थी। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में ही एक सीतावनी मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और ये माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि, माता सीता, लव कुश और भगवान राम से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। वर्तमान में पुरातत्व विभाग इस मंदिर की देखरेख करता है, लेकिन इस मंदिर में जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है क्योंकि ये कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया है। यहाँ पर पवलगढ़ एक गाँव है जिसके नाम से इस कंजर्वेशन एरिया का नाम पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व पड़ा है। पवलगढ़ के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की थी और उनका कहना था कि सीतावनी जो मंदिर यहाँ पर है उसी के नाम पर इस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम रखा जाए, पवलगढ़ को बदलकर सीतावनी कर दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर हामी भरी। उन्होंने शासन को निर्देश दिए कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए और जो जानकारी हमारी पास है, शासन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस संबंध में प्रस्ताव लाने को कहा। ये प्रस्ताव भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व होगा। ये प्रस्ताव तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी वापसी पर उनके उत्तराखंड लौटते ही ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका आदेश भी जारी कर सकते हैं कि जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है उसको अब सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। तो एक बड़ी खबर है, बड़ी बिल्कुल सुनील, अपने आप में ये एक बड़ी खबर है और अब 22 तारीख को ऐलान की बात कही जा रही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड में आज से मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने की बात कही है और हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी जताया गया। मौसम केंद्र ने 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। साथ ही सुबह और शाम के तापमान में 7 से 5 डिग्री तक गिरावट की भी आसार जताए हैं। कई जगहों पर देर शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो गई है। चमोली बद्रीनाथ धाम में कल देर शाम को अचानक मौसम बदला, जिसके बाद में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP कैंप के पास की है, जहां पर देखते ही देखते बर्फ की सफेद चादर से पूरा कैंप एरिया ढक गया। करके बर्फ हुआ। हल्द्वानी में अतिक्रमण को तोड़ने का दिन अब नजदीक आता जा रहा है। व्यापारियों को जन सुनवाई का वक्त दिया गया था, उनकी मियाद आज पूरी हो रही है। आपको बता दें कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क को चौड़ा होना है, जिसके लिए प्रशासन ने 65 दुकानदारों को दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। हाईकोर्ट पहले भी इस पूरे मामले में अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दे चुका है। इस बीच व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। यहां तक कि प्रशासन सरकारी संपत्तियों पर तो बुलडोजर भी चला चुका है। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप है। आबकारी विभाग इन दिनों नई आबकारी नीति की कवायद में जुटा हुआ है और ये अलग बात है कि आबकारी विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी दूसरे सालों की अपेक्षा ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 4000 करोड़ रखा गया था। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विभाग लगभग 3800 करोड़ का राजस्व हासिल कर सकता है और कुल टारगेट का करीब 95% होगा ये, और पिछले कई सालों की अपेक्षा इसे बेहतर अचीवमेंट माना जा रहा है। तो शासन के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 4000 करोड़ के का, उसके सापेक्ष जो 31 मार्च तक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3800 करोड़ हम प्राप्त कर लेंगे। अभी तक के जो सिचुएशन दिख रही है उसको देखते हुए तो लगभग 95% रहेगा हमारे टारगेट का। उत्तरकाशी माघ मेले में तीसरे दिन हाथी स्वांग आकर्षण का केंद्र रहा। ग्रामीणों और नगरवासियों ने पूरे शहर में कंडार देवता के साथ में हाथी स्वांग यात्रा निकाली। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तरकाशी माघ मेले में हाथी स्वांग आकर्षण का केंद्र रहा। बाड़ाहाट में परंपरागत हाथी स्वांग में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। माघ मेले में हर साल ये परंपरागत आयोजन किया जाता है। बाड़ाहाट के कंडार देवता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हाथी स्वांग शोभा यात्रा शुरू हुई। इसमें सजावट के साथ हाथी का पुतला बनाया गया, जिसमें आराध्य कंडार देवता की प्राचीन प्रतिमा रखकर भैरव चौक, विश्वनाथ चौक, रामलीला मैदान से होते हुए ये शोभा यात्रा मेले में निकाली गई और लोगों ने पुष्प वर्षा कर हाथी स्वांग का स्वागत किया। भगवान कंडार जो यहाँ के इष्ट हैं और यहाँ के भूमियाल देवता हैं, उनकी सवारी निकलती है और पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण करके समस्त लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और भगवान श्री काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का जो पावन तट है, जो उनकी भूमि है, उसके भूमियाल देवता हैं और ये यहाँ के इष्ट हैं। एक खुला दर्शन अपने समस्त जनमानस को जो बाड़ाहाट के क्षेत्रवासी हैं उनको एक खुला दर्शन देते हैं और पूरे बाड़ाहाट के जो है भ्रमण में जाते हैं। इसीलिए जो है भगवान को जो है कंडार देवता को जो हाथी पे जो है बिठाकर जो है समस्त क्षेत्रवासियों को जो है उनकी खुशहाली के लिए जो है अपने दर्शन भगवान कंडार देवता इस प्रकार से देते हैं। हाथी स्वांग इस क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा रही है। इसमें खास तौर पर बाड़ाहाट, लक्षेश्वर, पाटा, संग्राली, बग्याल गांव के ग्रामीण शामिल होते हैं और यात्रा के दौरान जमकर रासो नाच भी करते हैं। साथ ही ग्रामीण आराध्य देवता से क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। पाटा, संग्राली, बग्याल गांव, समस्त बाड़ाहाट क्षेत्र की जनता, ज्ञानसो, गंगोरी, सब लोग जो है अपने बढ़ चढ़ कर जो है यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और भगवान कंडार देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि मानवता को सद्बुद्धि दे। ऐसे हमारे कार्यक्रम, सनातन का कार्यक्रम होते रहे। हम सभी की आस्था है, ये यात्रा पौराणिक यात्रा है, हम सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। उत्तरकाशी का माघ मेला अपने पौराणिक विरासत को आज भी संजोए हुए है। हाथी स्वांग यात्रा उसी विरासत की शोभा यात्रा है, जिसमें कंडार देवता पूरे शहर को दर्शन देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पौराणिक माघ मेले की धूम है और मेले में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मौके पर लोक कलाकारों द्वारा गढ़वाली कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने गढ़वाली में अपने शब्दों का जादू बिखेरा और प्रस्तुतियों से वाहवाही लूटी। टिहरी डैम की झील से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम टीएचडीसी को सौंपे जाने के फैसले के बाद में भारी विरोध के बाद अब पुनर्वास के काम को सिंचाई विभाग और पुनर्वास विभाग को दिया गया है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि लंबे समय से टीएचडीसी ने पुनर्वास का काम लटकाया, जिसका विरोध किया गया और सिंचाई मंत्री से मुलाकात की गई, जिसके बाद में अब शासन ने फिर से पुनर्वास का काम सिंचाई विभाग और पुनर्वास विभाग को दे दिया है, जिससे कि उम्मीद है कि जल्द ही पुनर्वास के मामले निपटाए जाएंगे। टीएचडीसी जो है पुनर्वास का काम इसलिए नहीं ले रही कि हम इसको जल्दी वो समाप्त कर दें, ये लोगों की समस्याओं का समाधान करें। टीएचडीसी इसलिए कर रही कि इसको चैप्टर को ही हम बंद कर दें और पुनर्वास का काम लोगों के इससे नहीं होंगे। वर्तमान में जो भी हमें संशोधित आदेश प्राप्त हुआ, उसके अनुसार जैसे पूर्व में चल रहा था वैसे ही अभी सिंचाई खंड के द्वारा और पुनर्वास निदेशालय के द्वारा ही कार्य संपादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जंगली जानवरों के हमले के बढ़ते मामलों पर चिंता जताने के बाद में कल दिन भर वन विभाग में गहमा-गहमी नजर आई। वन विभाग ने खुद मान लिया है कि जनता को उन पर से भरोसा उठता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच वन विभाग असहाय सा नजर आ रहा है। मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में फॉरेस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गढ़वाल कुमाऊं के चीफ की मीटिंग में सभी डिवीजनों के डीएफओ ऑनलाइन मौजूद थे।
मीटिंग में ये बात मानी गई कि वन विभाग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लिहाजा तय किया गया कि संगठित तरीके से पूरे मैन पावर के साथ प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों को रोकने की कोशिश होगी। मीटिंग में तय किया गया कि संवेदनशील 1,500 से 2,000 गाँव में वन विभाग सोलर लाइट लगाएगा। अगले 4 से 5 महीने बेहद संवेदनशील होंगे जंगली जानवरों के हमले से लेकर फॉरेस्ट फायर के लिहाज से। जहां जहां भी जंगली जानवरों के लिहाज से हॉटस्पॉट हैं, वहां लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष के हिसाब से भी सभी डिवीजन को अगले 10 सालों का प्लान देने को कहा गया है। 7 करोड़ की लागत से नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जिसमें रेडियो कॉलर, ट्रैंकुलाइज गन और रेस्क्यू किट शामिल है। डिपार्टमेंट एकजुट होके इस पूरी समस्या से जो है वो कैसे लड़े और कैसे जो है हम जनता में इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें कि नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरा प्रयासरत है, पूरे साथ हैं हम लोग। और मानव हानि के प्रति जो है पूरा डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है। और हम जानवरों के बढ़ते हमलों के लिए ब्रीडिंग सीजन के साथ ठंड और दिन के छोटे होने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ज्यादातर हमले अक्टूबर के बाद ही हुए हैं। रातें लंबी हो जाती हैं, दिन का समय छोटा हो जाता है और ठंड भी रहती है, कोहरा भी होता है और ऐसे में जानवरों को ज़्यादा अवसर मिल जाता है आबादी के करीब आने के लिए, जिससे कि दुर्घटना की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जनवरी अभी आधा गुजरा है, लेकिन जंगली जानवरों के हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 घायल हैं। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री धामी को हालात की समीक्षा करनी पड़ी। यही वजह है कि मंगलवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से लेकर जिलों तक वन विभाग में खासी हलचल देखने को मिली। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सर्दियों में अल्मोड़ा जिले के जंगल धू धू कर जल रहे हैं और अक्टूबर से जनवरी तक कई जंगलों में आग लग चुकी है, जिससे कि लाखों के पेड़ स्वाहा हो चुके हैं। मंगलवार को कोसी कटारबल के पास के जंगल में आग लग गई, लेकिन आग बुझाने के लिए ना तो वन विभाग की टीम पहुंची और ना ही ग्रामीण पहुंच सके। देहरादून के राजपुर इलाके में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। यह आबादी वाले इलाकों में गुलदार घूमता हुआ दिख रहा है। घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार का वीडियो कैद हुआ। राजपुर और रायपुर इलाके में पुलिस ने और वन विभाग ने गश्त बढ़ा दिया है और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गुलदार ने राजपुर इलाके में पहले 4 साल के बच्चे को निवाला बनाया था, तो उसके बाद में 13 साल के बच्चे को भी घायल कर दिया था। लिहाजा गुलदार को लेकर लोगों में खासी दहशत है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।